ठीक है, तो अब हम देखेंगे भारत के संविधान के बारे में। जैसा कि हम लोगों को पता है, संविधान, किसी भी देश का संविधान एक ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें उस देश को चलाने संबंधी नियम वर्णित होते हैं। हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ और कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हमारे देश का संविधान बनाया गया था, है ना। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि हमारा संविधान बनाया किसने? तो हमारा संविधान सभा ने बनाया, हमारा संविधान, ठीक है। और संविधान सभा का जो गठन हुआ है, हमारी संविधान सभा का गठन हुआ है, ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत हुआ है 1946 में, ठीक है। इसकी भी एक अलग हिस्ट्री है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले जो है अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ने 1940 में, अगस्त 1940 में हमारे समक्ष रखा था। उसमें हमारे संविधान सभा के निर्माण संबंधी बोला था कि संविधान सभा के निर्माण में प्रमुखतया निर्माण हम करेंगे और उसमें प्रमुखतया भारतीय होंगे, जिसको हम लोगों ने ठुकरा दिया था, क्योंकि प्रमुखतया का मतलब क्या था? उसमें सभी भारतीय नहीं होंगे, कुछ अंग्रेज भी होंगे, इसलिए हमने इसको स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद 1942 को क्रिप्स मिशन आया था, सर स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे। उन्होंने हमें ऑफर दिया था कि हम आपकी संविधान सभा का निर्माण करेंगे, उसमें सभी भारतीय होंगे, लेकिन वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आपकी संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। तो उसको भी हमारे महात्मा गांधी ने पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, है ना, दिवालिया बैंक की पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी थी, और उसको भी हम लोगों ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद 1946 में, जो कि 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, और द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद क्या हुआ कि वहां पर ब्रिटेन में चर्चिल की सरकार गिर जाती है और एटली की सरकार बनती है, क्लीमेंट एटली की सरकार बनती है। और क्लीमेंट एटली क्या करते हैं, अपने 3 कैबिनेट मंत्रियों का, वो 3 कैबिनेट मंत्री कौन कौन से थे? एक पैथिक लॉरेंस, एक स्टैफर्ड क्रिप्स और एक एवी अलेक्जेंडर, ठीक है। तो इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, है ना। इन्होंने इन 3 कैबिनेट मंत्रियों को लेकर के एक कैबिनेट मिशन का गठन किया। तो क्वेश्चन ये बनता कि कैबिनेट मिशन का गठन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का गठन हुआ था 19 फरवरी 1946 को लंदन में, और कैबिनेट मिशन भारत आया था 24 मार्च को, और कैबिनेट मिशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 16 मई को, है ना। और इसके तहत बताया गया था कि हिंदू जितने भी भारत में है, हिंदू मुस्लिम है, आपसी दंगे हो रहे थे, बहुत मतभेद थे, तो उन्होंने कहा था कि आपसी मतभेद को मिटा करके अपनी एक संविधान सभा का निर्माण कीजिए। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर यह कहा गया था, ठीक है। तो इसी के आधार पर फिर 389 मेंबर्स का चुनाव होना था, जैसा कि हम पहले बता चुके हैं। 389 सदस्य इसमें संविधान सभा में रहने थे, और 389 सदस्यों में से अगर हम देखें, ये 389 सदस्यों में से जो है 93 सदस्य ये देसी रियासतों से मनोनीत किए जाने थे, और 296 सदस्य इनका चुनाव होना था। इन 296 सदस्यों में से 292 सदस्य चुने जाने थे ब्रिटिश प्रांतों से, और 4 सदस्य चुने जाने थे चीफ कमिश्नरी प्रांत से, ठीक है। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन के बारे में बताया कि कैबिनेट संविधान सभा का निर्माण हुआ, कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर हुआ, 389 सदस्य रहने थे इसमें, 93 सदस्य देसी रियासतों से, और 296 सदस्य रहने थे कहाँ से? इनका चुनाव होना था। 93 सदस्य मनोनीत किए जाने थे और 296 सदस्यों का चुनाव होना था, जो कि 292 थे ब्रिटिश प्रांतों से और 4 थे चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, ठीक है। हमारे यहाँ पर उस समय लगभग 40 करोड़ के आसपास हमारे देश की जनसंख्या थी, और प्रत्येक 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि का चुनाव होना था। इस प्रकार से 389 सदस्यों का चुनाव करना निर्धारित कराया गया था, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें देखना है कि संविधान सभा का निर्माण हुआ। आगे बात आएंगी, इसमें भी अभी फैक्ट आएंगे, लेकिन फिर भी मैं एक बेसिक बता रहा हूँ। संविधान सभा का निर्माण होता है और संविधान सभा का चुनाव होता है। तो चुनाव, अब संविधान सभा के लिए जो चुनाव होता है, टोटल हमने बताया 389 सदस्य चुने जाने थे, 389 सदस्य रहने थे, इनमें से 296 लोगों का चुनाव होना था। तो ये जो चुनाव होना था, किस आधार पर चुनाव होना था? तो ये चुनाव होना था सांप्रदायिक आधार पर, सांप्रदायिक आधार पर चुनाव हो रहा था।
है ना, यानी कुछ सामान्य के लोग थे, 213 सामान्य के लोग चुनाव में खड़े हो रहे थे, है ना, 79 मुसलमान और 4 सिख चुनाव में खड़े हुए थे। इस प्रकार से चुनाव हुआ, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा चुनाव हुआ, है ना। आधार जो था वो सांप्रदायिक आधार था, और इसके साथ हम देखें तो निर्वाचक मंडल कौन था, किसने चुनाव में वोट डाले, तो निर्वाचक, ये विधान परिषदों के जो सदस्य थे वो निर्वाचक मंडल थे। ठीक है, इसका चुनाव होता है, चुनाव का परिणाम आता है, 208 सीटें कांग्रेस को मिलती हैं, 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती हैं। चूंकि मुस्लिम लीग कहती है कि ये तो हमारी आधी से भी कम सीटें हैं, है ना, तो इसमें तो हमारा कुछ सुना नहीं जाएगा, तो फिर मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार कर देती है। खैर वो बात अलग है। यहाँ संविधान सभा की आगे का कार्यक्रम चलता है, आगे की बैठक होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, है ना, और इस 9 दिसंबर 1946 में जो प्रथम बैठक होती है, इसमें अस्थायी रूप से वरिष्ठता के आधार पर अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। और संविधान सभा की जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया जाता है। और 13 दिसंबर 1946 को हमारे पंडित नेहरू, है ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू, JL नेहरू क्या करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव रखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है तीसरे संविधान सभा की तीसरी बैठक में, उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन उस दिन इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। ठीक है, आगे फिर बाद में ये होता है कि संविधान का निर्माण होता है, बैठकें जारी रहती हैं, है ना, और एक बीच में दिक्कत आती है कि 15 अगस्त 1947 को भारत 2 अधिराज्यों में बंट जाता है ना, पाकिस्तान अलग हो जाता है भारत से, है ना। उसके बाद क्या होता है, 29 अगस्त को क्या होता है, यहाँ पर प्रारूप समिति का गठन होता है। तो प्रारूप समिति का गठन किस लिए हुआ, तो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। तो बेनेगल नरसिम्हा राव ने हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। तो BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव ने हमारे संविधान का प्रारूप तैयार किया था। और इसी संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त को क्या होता है, प्रारूप समिति का गठन होता है। प्रारूप समिति का गठन होता है, और इस प्रारूप समिति में कुल 7 लोग थे, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य थे, है ना। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर 6 सदस्यों की बात करें तो 6 सदस्यों के भी नाम भी हम आपको बताते हैं। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, N गोपालास्वामी अयंगर, ठीक है, फिर कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला के बाद अगर हम देखते हैं तो एक होते हैं BL मित्र, है ना, लेकिन BL मित्र बीमार पड़ जाते हैं तो इनकी जगह पे आते हैं N माधवराव, ठीक है। और अगले सदस्य जो होते हैं वो होते हैं DP खेतान की मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह पे आते हैं TT कृष्णम आचार्य। इस प्रकार से 7 लोग जो होते हैं इसमें प्रारूप समिति में होते हैं। और प्रारूप समिति क्या करती है, आगे जाके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। उस रिपोर्ट के 3 वाचन होते हैं, ठीक है, उसके बाद संविधान के 3 वाचन होते हैं, और तीसरा वाचन समाप्त होता है। संविधान का जो तीसरा वाचन समाप्त होता है वो होता है 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन हमारा संविधान बनकर के पूरा कंप्लीट हो जाता है। बताया जाता है कि संविधान बनाने में कुल कितना खर्च आया, तो 63,96,729 रुपए का खर्च आया। संविधान बनाने में कितना खर्च आया, 63,96,729 रुपए का खर्च आया। और संविधान बनकर 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में हमारे देश का संविधान बनकर के कंप्लीट हो गया। 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हुआ, कंप्लीट हुआ, और इसी दिन आंशिक रूप से लागू भी कर दिया गया। यानी संविधान के जो है 15 अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को लागू कर दिए गए। पूरा इसी दिन लागू हो सकता था, लेकिन लागू क्यों नहीं किया, क्योंकि हमारे पास एक ऐतिहासिक डेट थी,
है ना। 1930 से 26 जनवरी से को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे हैं, क्योंकि अब देश आजाद हो गया। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस हो गया, तो इस 26 अगस्त की ऐतिहासिक डेट को हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम अपने संविधान को लागू करेंगे। तो 26 जनवरी, सॉरी अगस्त नहीं, 26 जनवरी, तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं, तो आगे फैक्ट देखते जाते हैं और हम उसी में समझाते जाएंगे आपको। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई, तो 26 जुलाई 1947 को पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित की गई। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, तो 389। शुरू में संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 मेंबर्स संविधान सभा में थे। ठीक है, और जब देश विभाजन हो गया, यानी भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग हो गए, है ना, तो इसके बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए, तो इसमें 299 सदस्य रह गए, है ना। हालांकि नियत निर्धारित की गई थी 324, लेकिन फिर 299 सदस्य रह गए। आगे हम बात करते हैं, स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थी, स्वतंत्रता के पश्चात देश में कितनी रियासतें थी, तो इसका आंसर है 542 रियासतें थी स्वतंत्रता के पश्चात। अगला हम फैक्ट देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है, तो भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। ठीक है, ये हमारे भारतीय संविधान की प्रकृति है, एकात्मक एवं संघात्मक। आगे हम फैक्ट देखते हैं, संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने के संविधान सभा में भाग नहीं लिया, यानी हैदराबाद से कोई भी प्रतिनिधि नहीं था संविधान सभा में। अगला फैक्ट देखते हैं, संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इसकी अध्यक्षता किसने की, तो मैंने आपको बताया डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला फैक्ट भी वही है, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। क्योंकि उस दिन बैठक हुई, उस दिन कोई निर्धारित नहीं था कौन अध्यक्ष रहेगा, तो वरिष्ठता के आधार पर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति को केवल उस दिन की बैठक के लिए अध्यक्ष चुन लिया गया था। आगे हम बात करते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो मैंने आपको बताया BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, बेनेगल नरसिम्हा राव। और स्थायी संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कब चुने गए, तो यही लिखा हुआ है 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक में हमारे संविधान के स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। आगे हम बात करते हैं, हमारे संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था। भाई कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे, तो प्रारूप डॉक्टर BR अम्बेडकर ने तैयार किया होगा, नहीं। प्रारूप समिति जो बनाई गई थी, हमारे संविधान का प्रारूप किया था BN राव ने, जो हमारे संवैधानिक सलाहकार थे, और इसी प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए प्रारूप समिति बनाई गई थी, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला फैक्ट वही है, प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। और क्वेश्चन बन जाए कि भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम कानून मंत्री भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, क्वेश्चन बनता है झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, किसे संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन बन जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, केवल इतना क्वेश्चन बने कि संविधान की आत्मा क्या है, तो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये बनता है कि BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 32 था, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को BR अम्बेडकर ने क्या कहा, संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा, तो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको संविधान की आत्मा कहा है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं,
संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ठीक है, तो ये पहले शब्द जुड़े नहीं थे प्रस्तावना में ये शब्द नहीं थे, ये संविधान सभा में जोड़े गए कब? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बन जाए कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, ठीक है, ये शब्द कब जोड़े गए, है ना? तो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी, एकता और अखंडता, ये शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, 1976 में जो संविधान का 42वां संशोधन हुआ था उसमें ये शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई। ये भी क्वेश्चन बहुत बन जाता है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिन बहस हुई। तो 114 दिन संविधान के प्रारूप पर बहस हुई थी। और हमारे भारत के संविधान को कब अंगीकार किया गया या कब पारित किया गया या कब बन करके कंप्लीट हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ? तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि हमारे संविधान का पिता किसे कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पिता, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा? भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान किसने कहा? तो याद रखिएगा वियर ने भारतीय संविधान को अर्धसंघीय संविधान कहा। आगे हम बात करते हैं, अगला फैक्ट देखते हैं, मूल संविधान में अनुच्छेदों, अनुसूचियों और भागों की संख्या कितनी थी? भाई हमारा संविधान जब बना था, ठीक है, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान में 22 भाग थे। ठीक है, कितने भाग थे? 22 भाग थे, 8 अनुसूचियां थी और 395 अनुच्छेद थे। ठीक है, वर्तमान में 22 भाग हैं, 12 अनुसूचियां हैं और अनुच्छेद की संख्या 395। चूंकि अब यहां पर देखा जाए, जैसे ये फैक्ट लिखा हुआ है वर्तमान में अनुच्छेद हैं तो 444 से अधिक, 450 से भी अधिक हैं, लेकिन चूंकि उनका क्रमांक देखा जाए तो उसी में 395 है जैसे। ठीक है, इन्हीं में जितने भी क्रमांक उन्हीं में आ बा सा करके जोड़ दिए जाते हैं तो उनकी संख्या 395 ही बोली जाएगी। वर्तमान में भी 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 22 भाग हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं वर्तमान अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? तो भाषाओं की कुल संख्या कितनी है? वर्तमान में 22 भाषाएं। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। अब आगे हम बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमने बताया 8वीं अनुसूची में भाषाओं की कितनी भाषाएं हैं? तो 22 भाषाएं हैं। भारत में वर्तमान में कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में 28 राज्य हैं, ये तो कन्फर्म ही है। ठीक है, अभी हमारा जो जम्मू कश्मीर राज्य था, जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने के बाद उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है ना, लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, पहले 7 थे, अब लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बाद 9 हो गए, लेकिन अब दमन दीव और दादर नगर हवेली को मिला करके 1 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। हम बात करते हैं मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख। मूल संविधान में राज्यों का उल्लेख, ये क्वेश्चन बन जाता है